राम राम सभी दोस्तों को, छोटे बड़े भाइयों को। और माय नेम इज़ मनीष मीणा विद फैकल्टीज मैथ्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ बाय मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाय मनीष मीणा पर। और मैं आज मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो गत परीक्षा में वो जब एग्ज़ाम खत्म हुए उसमें पूछे गए संबंधित है। ठीक है ना। एग्ज़ाम जैसे कि ये बेनिफिट होने वाला है एसएससी जीडी के लिए, और आने वाला एग्ज़ाम एनटीपीसी सीबी2 के लिए और ग्रुप डी के लिए भी ज़्यादातर फायदेमंद है, क्योंकि इसमें ग्रुप डी में जो लेटेस्ट एग्जाम 2018 खत्म है उससे संबंधित भी उससे पर विशेष क्वेश्चन भी इसमें एनटीपीसी प्री का है, एसएससी के है कुछ क्वेश्चन। तो मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है ना। तो बिना टाइम क्लास को शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 10%, 20% और 25% की सतत छूट किस एकल छूट के बराबर होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहे हैं कि 10%, 20% और 25% की सतत छूट किस एकल छूट के बराबर होगी। ठीक है ना। तो इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र याद रखना, रामबाण जैसे बोल सकते हैं, पर रामबाण क्योंकि सिंपल है से इसलिए इसको रामबाण कर सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस गुणा एक्स वाई अपॉन 100। शायद से मैं जानता हूँ जो जो भी भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको तो ये सूत्र पता नहीं कितनी बार याद कर लिया होगा, याद होगा अच्छे से। देखो, x की वैल्यू मान लेता हूँ मैं, पहले 2 को हल करूँगा फिर तीसरे को हल करूँगा। तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो करके 1 गुणा किया तो 2, और 10 और 20 30 हो गया, 30 में से 2 गया तो 28%। ये 28% आ चुका है भाई। ठीक है ना। अब फिर 28% को फिर उपयोग करना है 25%, 25 के साथ। तो 28 प्लस 25 माइनस 28 गुणा 25 अपॉन 100। ठीक है ना। तो 25 से 4 बार कट गया, 4 से 7 बार कट गया, 28 और 25 हो चुके हैं 53। 53 में से 7 गया तो आपके पास आएगा 46%, जो ऑप्शन नंबर डी होगा, चौथा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 100 छात्रों की एक कक्षा में 50 छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है। और 70 अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है। उत्तीर्ण मतलब पास। और 5 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब फेल होते हैं। तो दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? अब देखो भाई, जो डायग्राम बनेगा इसमें, जो डायग्राम बनेगा वो किसके लिए बनेगा? जो कॉमन है ना, कॉमन क्या है इसमें? अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण का डायग्राम बनेगा इसमें, क्योंकि दोनों फेल हो रहे हैं ना, इसलिए। देखो, मान लेते हैं ये डायग्राम है हमारा। देखो, 5 छात्र मैथ और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। 5%, 5 छात्र। ये डायग्राम है फेल का। फेल का क्यों बना रही है? जिसमें बहुत दिया जाए ना उसका डायग्राम बनाने में आसानी होती है क्वेश्चन को हल करने में। अब देखो, ये कह रहे हैं कि गणित में 50 छात्र पास हुए, उत्तीर्ण हुए। मैथ में 50 छात्र, तो भाई 100 टोटल है, जिसमें से 50 पास हो रहे। तो आप, मैं पूछूं फेल कितने हुए, तो आप कहोगे कि 100 में से 50 को डालो तो 50 ही बचेंगे। बोलो है ना, सही है ना। फिर आगे कह रहा है कि 70 अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, इंग्लिश में 70 पास हुए। मैं कहूँ अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो 100 में से 70 को घटा लो तो 30 बच चुके, 30 फेल हो चुके भाई। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब जो मैथ में पास हुए, फेल हुए 70, उसमें ये 5 वाले भी है, नहीं है क्या? जो इंग्लिश में 30 हुए इसमें बहुत वाले भी है 5। ठीक है ना। अब मैं कहूँ केवल मैथ में कितने हुए, केवल मैथ में कितने हुए, तो आप क्या करोगे, 50 में से 5 को घटा दो तो 45 बच जाएगा। इधर 30 में से 5 को घटा दो तो 25 बच जाएगा। मैं कहूँ टोटल फेल कितने हुए, टोटल फेल, तो टोटल फेल के लिए क्या करना है, 45, 5 और 25 को ऐड कर दो। 45 प्लस 5 प्लस 25 को ऐड कर दो, तो आपके पास में ये हो जाएगा 50 व 75 हो चुके हैं जो फेल हुए, टोटल फेल। तो पूछो कि फिर पूछा क्या है
तो दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, पास कितने हुए टोटल। तो भाई जब 75 फेल हो रहे हैं टोटल, तो 100 में से कम कर दो 75 को, जो आपके सामने 25% बचेगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। बोलो है ना, ठीक है ना। अगला देखो, देखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दी गई तालिका के 5 अलग अलग दिनों के गणपूत है और ये पूछा है, मतलब ये दिन दे रखे और ये ग्राहकों की संख्या दे रखी है, ठीक है ना। क्या पूछा गया है कि सोमवार से सोमवार से गुरुवार तक गणपत चार्ट में भंडार जाने वाले ग्राहकों की कुल संख्या कितनी है। देखो, जो डाई का क्वेश्चन है ना ये, मतलब एसएससी का कोई सा भी एग्जाम ले लो, कोई सा भी, कम से भी कम तो 4 क्वेश्चन आता है प्री में इसके। कितने, 4। आप एसएससी का सीएचएसएल का पेपर ले लो, उसमें भी 4 आता है। प्री का सीजेएल ले लो, उसमें भी 4 आता है। एमटीएस में आता है 4 क्वेश्चन, जीडी में भी आता है, कम से कम में 4 तो आते हैं। कभी कभार हो जाए गलती तो 3 आ जाए, लेकिन 4 क्वेश्चन आते हैं। एनटीपीसी में भी 3 क्वेश्चन आते हैं प्री में, और मेंस में एनटीपीसी सीबीटी 2 में इसके 4 क्वेश्चन आएंगे भाई। ग्रुप डी में भी आते हैं 2 या 3। मतलब सभी एग्जाम में डाई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं, बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके। देखो मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार से गुरुवार तक गणपत चाट भंडार जाने वाले ग्राहकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ तो सोमवार से शुक्रवार तक या, तो अपन को क्या करना है, इस शुक्रवार के दिन को नहीं जोड़ना है, और सभी के लिए पूछ रहे हैं तो इनको जोड़ दो। सिंपल है, देखो 5 और 8 13, 13 8 7 20, 20 की 0, असल का 2, ठीक है ना। असल के 2 और 8 जोड़े तो 10, 10 और 5 15, 15 और 9 24, 24 और 2 26, 26 का 6, असल का 2, ठीक है। एक और एक 2, 2 2 4, तो टोटल छात्र होगी 460। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। अगला देखो, देखो भाई पूछा गया है कि साइन थ्री ए बराबर कोस 3a माइनस ए, जहाँ ए न्यून कोण है, तब 2 कोस ए प्लस टेन स्क्वायर 2a माइनस कोट स्क्वायर ए का मान कितना होगा। तो देखो भाई, एक चीज बता देता हूँ मैं, यदि साइन ए बराबर कोस बी हो, ये हो है, तो ये होता है, मैं कर सकता हूँ इसको a प्लस बी बराबर 90 कर सकते हो आप, 90 डिग्री कर सकते हो। और यही प्रॉपर्टी कॉट और टेन में भी लगती है, सेक कोसेक में भी लगती है। देखो हो गई। तो यहाँ क्या करा है, साइन ए की वैल्यू 3 है दे रखी, जो तो 3a लिख दो, ठीक है ना। प्लस कोस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 माइनस ए कर दो। बोलो हाँ या ना, सही है ना, बराबर 90 कर दो। तो 3 में से एक ये गया तो 2a बच जाएगा, और ये 30 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर कितना बचा रहे भाई, 30 में से 90 में से 30 गया तो 60/2 बराबर 30 डिग्री, ठीक है ना। अब पूछा क्या है कि टू को, अब ए की जगह 30 मान रख दो, और क्या है जो ए आया उसकी जगह 30 मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो देखो यहाँ रखते हैं इसको, इसको 30 रखना है, ठीक है ना। देखो 2 कोसेक ए है, तो 2, अब देखो कोसेक ए कह रहा है, तो कोसेक ए की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 रखेंगे, कोसेक 30 की वैल्यू होती है भाई 2, क्योंकि साइन को उल्टा कर लो, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक हो जाएगी 2, ठीक है ना। प्लस अब यार टेन स्क्वायर 2a है, तो यहाँ टेन स्क्वायर 2 है, तो 2 गुणा एक की जगह रखना है 30, रख दो, माइनस कॉट स्क्वायर ए एक की वैल्यू कितनी देर की 30, तो देखो दौड़ दो तो ये हो गया 4,
प्लस, अब देखो ये 10² 60 हो गया, तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। भाई देखो 30 × 2 60 हो गया, तो 10 10² है ना, तो 10 60 की वैल्यू जाएगी √3। तो अपन कर सकते हैं कि √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर माइनस कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी √3 होती है, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा तो 4 बच जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा 4। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर है तीसरा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर दोबारा देख लो इसको यहाँ से। ठीक है ना, देखो इसको अलग पेज में करवाते हैं यहाँ से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये। आपको दिया गया है कि 2 cosec A प्लस 10² 2A माइनस cot² A, यही है। तो अपन को क्या रखना है, वैल्यू रखनी है, तो रखो 30। तो 2 cosec 30° प्लस 10² 2 × 30 माइनस cot² 30°, ठीक है ना। तो कोसेक 30 की वैल्यू थी भाई 2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, तो इसका उल्टा कर लो, तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस 10, तो ये कितना हो गया, 10² 2 × 30 60 हो गया, और माइनस कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 का स्क्वायर, तो ये तो गया 2 × 4, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 का स्क्वायर, और माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो भाई √3 का स्क्वायर से √3 का स्क्वायर कट गया, तो बचे कितने, 4, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो। हाँ, एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत लंबाई 78 सेंटीमीटर है। यदि 4 अतिरिक्त छात्रों की लंबाई को और मिला दिया जाता है तो औसत 80 हो जाता है। नए छात्रों की लंबाई क्या करो, देखो मैं इस क्वेश्चन के करने के 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका देखो, फर्स्ट तरीका जो कि बचपन से करते आ रहे हैं, कि कह रहा है कि 10 छात्रों की औसत 78 है, तो अपन क्या करते हैं, इनको गुणा कर लेते हैं, तो 10 × 78 हो जाएगा 780। फिर दूसरा कह रहे हैं कि 4 अतिरिक्त छात्रों की लंबाई और जोड़ ली जाए, तो पहले 10 थे तो अब 14 हो गए, ठीक है ना। कितने हो जाते हैं, 80। कुछ नहीं करना, इसको गुणा कर दो, तो 0 14 8 112, ठीक है ना। अब 4 आए, उसके उसकी लंबाई के बारे में पूछ रहे, तो 4 को उठा दो, 14 में से 10 गया तो 4 बचेगा, तो 4 का योग आ जाएगा, इसको इसमें से घटा दो, तो 0 12 में से 8 गया तो 4, और 10 में से 340, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो 340 आ गया, ठीक है ना। मैं इसका सेकंड मेथड बता देता हूँ, देखो यहाँ से, जो कि बहुत 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 सिंपल है। वह कह रहा है कि 10 छात्रों का औसत 78 है, फिर 4 छात्र अतिरिक्त और बढ़ जाते हैं, तो पहले 10 से तो अब कितने हो गए, 14, तो औसत बढ़कर 80 हो जाता है, तो पहले 78 से अब 80 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ औसत कितना बढ़ा, संख्या कितनी बढ़ी, 4 बढ़ गई, औसत कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, सही है ना। कुछ नहीं करना है, इस 4 को इस 80 से गुणा कर दो, इस 2 को इस 10 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 × 80 प्लस 2 × 10 करोगे, तो आपको मिलेगा 320 प्लस का 20 और 340, 4 नए आए छात्रों का योग होगा ये, ठीक है ना। हाँ बोलो, हाँ या ना, आया कि समझ में। कुछ नहीं करना, पहले पर 10 के लिए पूछ रहे, तो 10 का 78 है, फिर 4 अतिरिक्त बढ़ गए, तो 10 तो पहले थे, 4 अतिरिक्त बढ़ते 14 हो गए, और 14 का औसत हो गया 80, ठीक है ना। यहाँ औसत कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, और सॉरी संख्या कितनी बढ़ी, 4 बढ़ी, और औसत कितना बढ़ा, 2 बढ़ा,
ठीक है ना। तो इस 4 को इस 80 से गुणा कर दो और इस 2 को इस 10 से गुणा कर दो और दोनों को जोड़ दो, तो पढ़ने कर ले, इसलिए 340 आंसर आ चुकी है भाई। ठीक है ना। तो इसका आंसर 380 340, और इससे भी कर सकते हो, दोनों तरीके सिंपल है, कोई सा भी लगा सकते हो आप। देखो क्या कह रहा है, 15 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करो। तो एक सूत्र होता है इसके लिए, अंतर माप के लिए, मतलब कोण ज्ञात करने के लिए रे, होता है n-2 गुणा 180/n। ठीक है, तो n कितना है, 15 माइनस का 2 गुणा 180/15। ठीक है, 15 से कट गया, 15 एक बार, बच गए 3, 3 का 30, 2 बार 12 बार। और अब कितने बचे, 15 में से 2 गया तो 13, 13 गुणा 12 कर लो, 12 36, आंसर का 3, 12 3 15, 156 डिग्री। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है ना। अगला देखो, अगर क्लास थोड़ी बहुत समझ में आ रही हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है ना। क्वेश्चन तो भाई ऐसे ही आते हैं, कोई सोच रहे हैं कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में सिंपल ही आता है पर वहाँ कर नहीं पाते हैं। ठीक है ना। अब बोलो ये क्वेश्चन एनटीपीसी मतलब 28 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर या सेकंड शिफ्ट का पेपर है, 28 दिसंबर 2020 का, किसका, एनटीपीसी का, सीबीटी 1 का। तो सीबीटी 2 में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एसएससीजीडी में भी यही आने वाले, उसमें कौन सा लगाएंगे रे यार, सही है ना। देखो इसको तो मिटा देते हैं। अब क्या कह रहा है देखो, नरेंद्र एक वर्ष के 20% वार्षिक ब्याज की दर से 25,000 रुपये उधार लेता है। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है, तो नरेंद्र द्वारा दिया गया ब्याज कितना। देखो जब अर्धवार्षिक ज्ञात करना हो ना, अर्धवार्षिक, तो इस स्थिति में दर तो हो जाती है भाई आधी, मतलब 1/2, और समय हो जाता है हमारा दोगुना, मतलब डबल। तो दर 20% थी, तो कितनी रह गई, 10%, 2 का भाग दे दिया। टाइम समय 1 वर्ष था, डबल कर दे कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। ठीक है ना। अरे सही है ना। अगले आगे देखो, यह तो हो गई इसकी बात। अब क्या कर रहा है, शेयर को याद करना है, चक्रवृद्धि ब्याज 10%। अब रेट को उठाते हैं अगले पेज में, देखो रेट 10%, कितनी है, 10%। 10% को क्या लिख सकते हैं, 10/100। 10/100 कितना हो गया, 1/10। ऊपर क्या है, ब्याज। अब देखो मैं एक चीज लिखता हूँ पी और एक चीज लिखता हूँ ए। पी तो है मेरे पास में मूलधन, और ए है मिश्रधन, अमाउंट। ठीक है। अब देखो इसको, देखो रेट को, जो ये 10 है वह क्या है, मूलधन, और इसके ऊपर जितने लगे हुए ना उस 10 को बढ़ा के लिख दो, तो यहाँ एक लगा हुआ है तो कितना हो गया, 11, जो क्या हो गया आपका अमाउंट हो चुका है। एक बढ़ा के, मिश्रधन बढ़ा के होता है, तो और जो बढ़ा हुआ क्या है, ब्याज। तो भाई ये तो 1 वर्ष के लिए आया, किसके लिए, 1 वर्ष के लिए, एक ईयर के लिए। लेकिन और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 1 साल का ब्याज समान होता है, राशि कुछ भी हो उस पर। अब देखो दूसरे वर्ष के लिए निकालना है, तो क्या करना है, फिर डबल कर दो 10 का 11 से। अब देखो कुछ नहीं करना, इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो, तो ये हो गया 100, ये हो गया 121, और जो इन दोनों का अंतर आया वही ब्याज होता है हमारा 21।
अब देखो ये मूलधन है, ये तो मूलधन है और ये अमाउंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में 100 यूनिट की वैल्यू 25,000 दी गई है भाई, 100 यूनिट की वैल्यू 25,000 दी गई है। देखो कि मूलधन 25,000 है और हमारे पास में कितना आया था 100, तो 100 की वैल्यू 25,000 है, तो अपन कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 250 होगी। तो ब्याज पूछ रहा है सीआई, तो सीआई कितना हो जाएगा 250 गुणा 21, करो 21 एकम 21, असल के कितने बच गए, नहीं नहीं जीरो, तो ये 21 जीरो, 21 पंजे 105 का 5, असल का 10, 21 दोनों 42 और 10 52, इतने रुपए आ चुके हैं भाई 5,250। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 5,250, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा भाई। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। आगे देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है छोटा सा, जो लगभग लगभग बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित आंकड़ों की बहुलक ज्ञात करो। खांच के मानताओं में इसको 5 से 7 8 सेकंड आंसर लाने में। देखते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें कहाँ चूकते हैं मैं बताऊं। वह सोचते हैं कि बहुलक तो जिसका बारंबारता सर्वाधिक हो वही बहुलक होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे, 9th क्लास से चल रहा है टॉपिक। लेकिन ज्यादातर इसमें क्या सोचते हैं, इसमें करते हैं एक्स को देख लेते हैं, एक्स को देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा आ रहा है भाई, एक्स को रेप को देखा तो सबसे ज्यादा 59 आ रहा है, 59 आ रहा है, ठीक है, और तो है नहीं। तो पहला काम करेंगे 59 पे जय राम जी की, और आपका सवाल गलत। अब देखो भाई, 59 बारंबारता नहीं है, 59 तो एक संख्या है, और जो बारंबारता है वह एफ एक्स है। तो एफ एक्स के 59 के नीचे 12 लिखा गया है, तो वह कह रहा है कि 59 को 12 बार लिखा गया है, 12 बार, 12 बार लिखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 32 है तो 32 को 8 बार लिखा गया है, 14 को 4 बार लिखा गया है, 41 को 8 बार लिखा गया है, 28 को 10 बार लिखा गया है, 7 को 16 बार लिखा गया है, 34 को 15 बार लिखा गया है, 20 को 9 बार लिखा गया है। तो सबसे ज्यादा बार किसको लिखा गया है, तो देखो 7 को 16 बार लिखा गया है, 7 को 16 बार, तो ऐसे 7 गुना 7 गुना 7 गुना, मतलब गुणा लिखना जरूरी नहीं है इसमें, ऐसे मतलब 7 गुना 7, 7 गुना 7 गुना 7 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। और एक 59 59, तो मतलब ये तो 7 तो 16 बार लिखे गए हैं, और जो 59 है वह तो केवल 12 बार लिखे गए हैं, तो इसकी बारंबारता क्या होगी 16, 16 एपेक्स, और किसकी होगी 7 की, 7 की बारंबारता सर्वाधिक अधिक होगी 16, तो इसलिए इसका आंसर होगा 7, 59 नहीं करना। अगला देखो, क्या है अगला क्वेश्चन, चाहिए, देख लो फटाफट। 15 मीटर लंबे पोल की छाया 15√3 होने पर सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखो मैं फटाफट एक चीज बता देता हूँ आपको, बहुत ही काम की है भाई, उससे इस सवाल को हल किया जा सकता है। देखो ये हमारी आकृति है भाई, ठीक है ना, बन गई ठीक जैसे बने, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। अब देखो मान लेता हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, सी है, ये ए है, ये बी है, सी है। तो आप लोग सभी जानते हो किस किस, ये तो लंब होता है, ये आधार होता है, और ये कर्ण होता है, सभी में ये होता है, ये तो सभी जानते हैं, इसकी तो कोई बताने की ये को ना बात। अब मेन बात आती है, यदि यहाँ में थीटा मानो 30 डिग्री, और मान लो मैं यहाँ 45 डिग्री मानो थीटा, और मान लो यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, तो देखो अब क्या होगा, यदि थीटा 30 डिग्री है तो ये एक होगा लंब, और आधार होगा √3, और तब करण होगा 2, रेशियो है इसका, याद रखना। ये कैसे आया,
इसके लिए नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा भाई कैसे आया, क्यों, कैसे प्रॉपर्टी बनती है। अगर 45 डिग्री हो तो ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये 2 हो जाएगा रेशियो। अगर 60 है तो ये √3 होगा और ये 1 होगा और ये 2 होगा और ये तो √2 होता है भाई। सही है ना। अब देखो इसको याद रखना, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये। देखो आपसे क्या पूछा गया है, 15 मीटर लंबे पोल की छाया 15 √3 होने पर सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ये है भाई मैटर। ये कोई आकृति है, कुछ भी मान सकते हो आप। तो ये 15 मीटर लंबे पोल, तो मान लें ये 15 दे रखा है और इसकी छाया पड़ती है, तो छाया तो कहाँ पड़ेगी, ये छाया है तो ये इसकी छाया, इस पोल की छाया कहाँ से पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक फैल रही है, ये छाया तो फैल रही है, नहीं फैल रही क्या, जो कितनी लंबाई तक जा रही है, 15 √3 मीटर लंबे जा रही है। तो भाई देखो इसका थीटा निकालना, तो थीटा कैसे निकालूंगा, ये रेशियो में बन जाएगा, तो 15 √3 हो गया, तो 15 से 15 कट गया तो 1 √3 बच गया, तो मान लेते ये तो 1 बच गया और ये √3 बच गया। तो अभी देखा था कि ये वैल्यू तो भाई सब थीटा में 30 डिग्री की होती है, तो यहाँ थीटा 30 डिग्री होगा, इसलिए आंसर ए होगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आए को, थोड़ा बहुत आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ क्लास अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डंका न बजाते घंटी ने, लाइक कर सकते हो, शेयर तो करा अपन करा ही को ना, कमेंट भी, जब सवाल ही ना होगा तो कहाँ से कराना, और करेंगे तो कुछ गलती निकालने के लिए करेंगे, और तो क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो भाई जो क्वेश्चन है ना, परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है, और अगली क्लास ऐसे लाते रहूँगा, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो राम राम मारना सभी को। थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स।